तो दोस्तों देखिए मार्केट में आज हमको एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें तो करीब 250 पॉइंट्स के आसपास गिरावट हो चुकी है और करीब-करीब आप मान के ही चल सकते हैं कि 1.5% के आसपास गिरावट हमको देखने को मिल रही है और ये डेटा जो है आप देख पा रहे हैं करीब 1 से सवा बजे का है। तो काइंड ऑफ ब्लैक मंडे वाली सिचुएशन यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों 250 पॉइंट्स की गिरावट। तो ये गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इस वीडियो में आपको मैं डिटेल जानकारी देने वाला हूँ और इसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट में, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ओवर द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म यहाँ पर मार्केट में किस प्रकार की सिचुएशन रह सकती है, उसके पीछे के रीजंस भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और पर्टिकुलरली 2 सेक्टर में दोस्तों, जी हाँ, 2 सेक्टर में आज हमको भारी गिरावट देखने को मिल रही है, उसके पीछे क्या रैशनल है, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आपके लिए दोस्तों वीडियो होने वाला है, तो बिना स्किप करे ज़रूर देखिएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमको क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, हमारे पोर्टफोलियो लेवल पे हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या हमारा स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे अगर निफ्टी में करेक्शन आती है तो और कहाँ तक करेक्ट हो सकता है और क्या मार्केट की सिचुएशन रह सकती है, मार्केट की क्या दिशा रह सकती है आगे आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर मार्केट में क्यों प्रेशर बन रहा है, तो उसके पीछे रीज़न है दोस्तों यहाँ पर। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता ही है, पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होने वाली है, जो कि आज थी बेसिकली, लेकिन ये दोस्तों पोस्टपोन्ड हो चुकी है कल के लिए। अब ये पोस्टपोन्ड क्यों हुई है? तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर लता मंगेशकर जी का देहांत हो चुका है। कल के दिन सुबह हमको ये काफ़ी खराब न्यूज़ सुनने को मिली और इसी की वजह से आज ये मीटिंग पोस्टपोन्ड हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। देखिए, लता मंगेशकर जी को, स्वर कोकिला हमारे देश की, भारत रत्न से सम्मानित, एक पूरा दौर था दोस्तों इनका जो अब खत्म हो चुका है, तो बहुत ही डिसहार्टनिंग न्यूज़ है। तो यहाँ पर हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और महाराष्ट्र में दोस्तों आज के दिन देख सकते हैं पब्लिक हॉलिडे यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। तो ये है दोस्तों रीज़न। तो ये मीटिंग अब पोस्टपोन्ड हो चुकी है कल के लिए। अब ये मीटिंग 2 दिन चलेगी एमपीसी की। तो यहाँ पर मार्केट दोस्तों यहाँ पर अज्यूम कर रहा है कि इस मीटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के सामने आएगी जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। तो वो क्या ऐसी चीज़ है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों अनुमान है कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ाई जा सकती है करीब-करीब 15 से 40 बेसिस पॉइंट। जो अभी रिवर्स रेपो रेट है, वो है दोस्तों करीब अभी जो है अभी 3.35%। तो ये बढ़ के हो सकती है 3.75% के आसपास। तो ये रिवर्स रेपो रेट होता क्या है? बेसिकली रिवर्स रेपो रेट होता है दोस्तों, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर जो बैंक्स हैं इंटरेस्ट अर्न करते हैं अपने सरप्लस कैश को पार्क करके आरबीआई के पास, तो आरबीआई जो भी इनको इंटरेस्ट देता है वो होता है दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। और रेपो रेट होता है बेसिकली जो कि अभी 4% के आसपास चल रहा है। सेंट्रल बैंक जो भी पैसा यहाँ पर लैंड करता है कमर्शियल बैंक्स को, उस पे जो ये अर्न करते हैं इंटरेस्ट, वो होता है रेपो रेट। तो यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट का बढ़ना क्यों यहाँ पर दिक्कत की बात है मार्केट के लिए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये ईटी का पोल है, आप देख पा रहे हैं करीब 22 बैंक्स, फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे ये रन किया गया पोल। तो उसमें यहाँ पर निकल के आ रहा है कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ सकती है। अब रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, देखिए रिवर्स रेपो रेट आपको समझाने के लिए मैं ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा छोटा सा स्टेटमेंट। रिवर्स रेपो रेट इज मैकेनिज्म टू अब्सॉर्ब द लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो अगर आपको पता है दोस्तों मार्केट में अगर लिक्विडिटी अब्सॉर्ब होगी तो डेफिनेटली मार्केट में यहाँ पर प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। ये तो आप जानते ही हैं, जिसके बारे में पिछले 2-3 महीने से चर्चा कर रहे हैं। एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली हमको काफ़ी टाइम से देखने को मिल रही है। हालाँकि सिर्फ लिक्विडिटी नहीं है दोस्तों, मार्केट में आप देखेंगे तो फंडामेंटल्स भी मार्केट के मजबूत है, इतना खराब कोई मजबूत नहीं है, सिर्फ वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा है और लिक्विडिटी की वजह से मार्केट हमको थोड़ा-सा इन्फ्लेटेड देखने को मिल रहा है। तो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ती है तो यहाँ से मार्केट से लिक्विडिटी अब्ज़ॉर्ब होगी। और इसका दोस्तों एक रीज़न भी है, देखिए क्यों रिवर्स रेपो रेट बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी बजट आता हुआ हमको देखने को मिला और फिस्कल बोरिंग प्लान काफ़ी यहाँ पर हमको देखने को मिला। मतलब कि कई लाख करोड़ का यहाँ पर बोरिंग गवर्नमेंट करने वाली है बिकॉज़ ऑफ दी केपेक्स यहाँ पर होने वाला है और एक ग्रोथ ओरिएंटेड यहाँ पर फोकस रहने वाला है। तो मार्केट में गवर्नमेंट को डेफिनिटली यहाँ पर बोरिंग करनी पड़ेगी। और रिवर्स रेपो रेट बेसिकली ये होता है कि देखिए इट्स अ मूव टू सपोर्ट फिस्कल बोरिंग प्लान। तो मार्केट से लिक्विडिटी अब्ज़ॉर्ब होगी और एक्सेस लिक्विडिटी जो मार्केट में होगी तो उसको आरबीआई यहाँ पर बेसिकली जो बैंक्स हैं उनसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो फंड्स हैं उनसे यहाँ पर आरबीआई यहाँ पर ले लेगा। हालाँकि ये बैंक्स के लिए अच्छा होता है। तो बैंक्स का दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है आने वाले समय के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये प्रेशर बनता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। द बैंक्स बेनिफिट आउट ऑफ इट रिसीविंग इंटरेस्ट फ्रॉम देयर होल्डिंग्स विद द सेंट्रल बैंक। जैसे हमने बोला कि जो भी इनके पास सरप्लस कैश रहता है, होल्डिंग्स रहती है, आरबीआई के पास ये जमा कर देते हैं और उस पे उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये काइंड ऑफ बेनिफिट रहता है बैंक्स के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर लिक्विडिटी अब्ज़ॉर्ब होगी मार्केट में तो मार्केट में से हमको प्रेशर देखने को मिलता है। तो इसी की वजह से आज आप देखेंगे तो मार्केट में हमको इतना प्रेशर देखने को मिल रहा है। वो कौन से 2 सेक्टर हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा।
तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है और जहाँ पर भी एफआईआईज़ की होल्डिंग ज़्यादा है वहाँ पर हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें एचडीएफसी में जो एफआईआई होल्डिंग है वो करीब-करीब 72% की है। आपको पता है दोस्तों प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है एचडीएफसी और इसमें आज करीब हमको 2.25% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है और ये डेटा थोड़ा-सा आपको पुराना देखने को मिलेगा लेकिन ओवरऑल गिरावट देखने को डेटा मतलब कि करीब-करीब पौने 12 बजे तक का है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं, हाँ, देखिए करीब-करीब 2.5% का जहाँ पर गिरावट है और जहाँ-जहाँ भी एफआईज़ होल्डिंग ज़्यादा है वहाँ पर आपको थोड़ी-सी प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है दोस्तों एफआईज़ यहाँ पर आज सेलिंग कर रहे हैं और उसका मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम जो है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ लाइव एग्ज़ाम्पल। देखिए एचडीएफसी में मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा एफआईज़ की होल्डिंग है, तो करीब 2.5% की गिरावट है। एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक में करीब-करीब आप देखिए 3% की गिरावट है और इसकी एफआईआई होल्डिंग मैं आपको दिखाऊँ तो देख सकते हैं आप 37% की एफआईआई होल्डिंग है। आईसीआईसीआई बैंक में आप देखिए करीब यहाँ पर 2% की गिरावट है। इसकी एफआईआई होल्डिंग अगर आप देखें तो करीब देखिए यहाँ पर 45% की एफआईआई होल्डिंग है। बजाज फाइनेंस में अगर आप देखें तो ये गिरावट हो चुकी है करीब-करीब 3% की और इनकी एफआईआई की होल्डिंग आप देख सकते हैं करीब-करीब 22-23% की है। एक्सिस बैंक में काफ़ी ज़्यादा एफआईआईज़ हैं 47% के आसपास और जो गिरावट है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है एक्सिस बैंक में 1% के आसपास है और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो पहला सेक्टर हो गया दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर जहाँ पर बैंक्स और आपको यहाँ पर एनबीएफसी देखने को मिलेगा और हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज देखने को मिलेगी। तो बेसिकली एफआईआई यहाँ पर आपको मैं अगर बेसिक सिंपल टर्म्स में बताऊं तो एफआईआई यहाँ पर माल बेच के निकल रहे हैं। दूसरा सेक्टर है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो एचडीएफसी लाइफ में अगर आप आज गिरावट देखेंगे तो करीब आप देखिए यहाँ पर साढ़े तीन परसेंट की गिरावट हो रही है। यहाँ पर भी अच्छी खासी एफआईज़ की होल्डिंग है 30% की और पूरा इंश्योरेंस सेक्टर अगर आप देखें एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल नज़र आ रहा है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है और जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो बैंकिंग है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है और एफआईज़ की सेलिंग हमको होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये तो हो गया पहली चीज़। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन है कि भैया इंश्योरेंस सेक्टर क्यों इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो जैसे मैंने अभी आपको दोस्तों बोला कि मार्केट से लिक्विडिटी अब्जॉर्ब होगी तो यहाँ पर प्रेशर देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा एफआईआईज़ यहाँ पर जो इन्वेस्टेड हैं वो जो सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जो बैंकिंग सेक्टर है वो जो कमर्शियल बैंक्स एंड इंश्योरेंस जो कंपनीज़ हैं, वो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है बायर्स हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के। जी हाँ, दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो सबसे ज़्यादा बाय करते हैं वो कौन है? वो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं और वो बैंकिंग सेक्टर है, तो ये आपको समझना यहाँ पर पड़ेगा। तो इसीलिए वजह से आप देखेंगे तो इन दोनों सेक्टर में हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर एफआईआईज़ का माल जो है बिकता हुआ नज़र आ रहा है, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मार्केट से अब्ज़ॉर्ब हुई लिक्विडिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यहाँ पर अब्ज़ॉर्ब हुई, तो इंश्योरेंस सेक्टर और इस फाइनेंशियल सेक्टर पे भी प्रेशर देखने को हमको मिल सकता है। तो ये काइंड ऑफ एक रीज़न हो सकता है कि इन दोनों सेक्टर पे हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे, तो आप देखिए ये जो गिरावट देखने को मिल रही है करीब-करीब 1.5% की हो चुकी है और ये जो गिरावट है अब यहाँ पर वापस से हमको 16,800 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये 16,800 तक ये गिरावट हो सकती है और काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए निफ्टी की जो मूवमेंट है कंसोलिडेटेड है, एक रेंज बाउंड है, ना ऊपर है ना नीचे है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब वो ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पर आपको पूरा माल बेच के निकल जाना चाहिए, नहीं। क्योंकि देखिए मार्केट में ग्लोबली फैक्टर भी बात करें तो अभी मॉनेटरी बेसिकली बॉन्ड टेपरिंग यहाँ पर होने वाली है। तो ग्लोबल लेवल पे भी प्रेशर है, आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर है क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ यहाँ पर लगातार प्रति बैरल बढ़ते जा रहे हैं। तो आरबीआई को भी यहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में सोचना पड़ेगा और हो सकता है वो रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा दे, साथ ही साथ रेपो रेट भी वहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर हमको शॉर्ट टर्म में मार्केट में आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन हमको क्या करना है? तो देखिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमको यहाँ पर मार्केट में एक्सपेक्ट करके चलना है कि मार्केट में हमको प्रेशर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। आने वाले अगले आने वाले कम से कम 2 से 3 क्वार्टर में हमको प्रेशर देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर टेपरिंग चलती हुई हमको देखने को मिलेगी। जो फेड है बात करें वो टेपरिंग करता हुआ नज़र आएगा, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स हैं वो टेपरिंग करते हुए हमको नज़र आएँगे, बॉन्ड बाइंग वो करते रहे ऑलरेडी दोस्तों। ये जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है और जो फेडरल बैंक है उनके जो चेयरमैन हैं, ईसीबी के जो चेयरमैन हैं क्रिस्टीन लगार्ड, उन्होंने भी बोल दिया है कि हम बॉन्ड बाइंग अभी करेंगे। और जहाँ पर जेरोम पावेल जो फेड के चेयरमैन है उन्होंने भी बोल दिया है कि यहाँ पर हम बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। तो फेड की जो टेपरिंग है वो डेफिनेटली होती हुई हमको नज़र आएगी। लेकिन इसका प्रेशर हमको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा, तो इसलिए हमको कैश रखना है अपने पास, कीप कैश फॉर क्रैश। एक ये जो मेरा मंत्र है ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट में आपको
स्लो एंड स्टडी अप्रोच अपनानी है, पहली चीज़। स्लो एंड स्टडी अप्रोच अपनानी है, लमसम नहीं जाना है, हैवी इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, पहली बात। एसआईपी वे में जाना है, धीरे-धीरे जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है अपॉर्च्युनिटी वहाँ पर आपको बाय करना है। थर्ड, यहाँ पर बात करूँ तो इंडेक्स स्पेसिफिक अप्रोच मत रखिए, फॉलो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच। जहाँ पर आपको अच्छे अपॉर्च्युनिटी मिल रही हैं, अच्छी क्वालिटी कंपनीज़ में, वहाँ पर आप अपनी एसआईपी को धीरे-धीरे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, शॉर्ट टर्म गेम नहीं है दोस्तों इन्वेस्टिंग। आप डेज़ में काउंट करेंगे, मार्केट में तो आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, जैसे मैं आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का, तो आप देखिए लॉन्ग टर्म में मार्केट आपको एक बहुत ज़बरदस्त पैटर्न दिखाता है। देखिए, ये देखिए मार्केट देखिए लॉन्ग टर्म में, तो ये है दोस्तों 20-30 सालों का चार्ट। लॉन्ग टर्म में बने रहिए, हमको इन्वेस्टिंग से वेल्थ क्रिएट करनी है, हमको यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करनी है, स्पेकुलेशन नहीं करनी है, तो क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहिए। अल्टीमेटली आपको आपके स्टॉक जो क्वालिटी स्टॉक्स है, जिनका फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, सेक्टर ग्रोथ अच्छी है, जिनके आगे की अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी नजर आती है, तो वो स्टॉक आपको अनटिल अनलेस वो अभी जो करेक्ट हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उनको आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यहाँ पर रखनी चाहिए। तो ये 3 मैंने आपको बता दिए। पहला, कीप कैश फॉर क्रैश, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर स्लो एंड स्टडी अप्रोच आपको अपनानी है। थर्ड, आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि थर्ड ये है कि हेविली इन्वेस्ट अभी मत कीजिए। मार्केट में आगे आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से 20% करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 5-10% भी करेक्ट होता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह हमारे लिए होगा। तो इसीलिए कीप कैश फॉर क्रैश। और फोर्थ यहाँ पर मैं बताऊँ तो मार्केट दोस्तों कंसोलिडेट कर सकता है। यहाँ से आप अगर उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 में मार्केट ऑल टाइम हाई टच कर देगा, तो उसकी चांसेस थोड़े से कम हैं। हालाँकि ऐसा मैं नहीं कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन चांसेस थोड़े से कम हैं। जैसे एक मैंने रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी पिछले हफ्ते, जहाँ पर जो बड़ा जेफरीज़ के आप कह सकते हैं कि जो चेयरमैन हैं, जो बड़े दिग्गज हैं, उन्होंने बोला है कि 2026 तक सेंसेक्स 1 लाख मार्क टच कर सकता है। तो उन्होंने 2026 बोला है, तो अभी 2022 चल रहा है, तो बीच में 4 साल हैं। इन 4 सालों में मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। एक एक बहुत ही ज़बरदस्त डेमोग्राफी है, ज्योग्राफी है, तो कंसोलिडेट कर सकता है। और अगर लिक्विडिटी देखिए डेफिनिटली लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है, तो लिक्विडिटी अब्सॉर्ब होती है तो मार्केट में प्रेशर आएगा, और आपको क्वालिटी स्टॉक्स पे अपने नज़र रखनी है, उनको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, उनको यहाँ पर एक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही दोस्तों वेल्थ बनती है। शॉर्ट टर्म में अगर आप सोच रहे हैं यार 1 साल में मैं 1 लाख लगा के अगर 10 लाख बना लूँगा, तो वो दोस्तों कहीं न कहीं एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है। अगर आप 1 लाख लगा रहे हैं, तो आपको कम से कम यहाँ पर 5 साल मिनिमम दोस्तों वेट करना चाहिए क्वालिटी स्टॉक्स में, और वो भी आपका 10x अगर टेलविंड्स हुई सेक्टर में तो हो सकता है, लेकिन अगर नहीं होता, अगर 5x भी होता है, 2x भी होता है, 3x भी होता है, तो मेरे ख्याल से वो रीज़नेबल रिटर्न्स होंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप इस वीडियो से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन डाउट्स है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।